राम राम साथियों। मैं रश्मि मीणा, मुझे आप लोग सब जानते होंगे। मैं एक छोटा सा विचार आप सबके सामने रखना चाह रही थी अपना। अगर देखो, आपको पसंद आए तो आप अच्छा कमेंट करना, पसंद नहीं आए तो आप प्लीज इग्नोर करके चला जाना। ऐसा है कि मैंने मेरी लाइफ में थोड़े से कष्ट सहे, उसको थोड़े ही बोल सकते हैं क्योंकि लाइफ के 5-7 साल मेरे बहुत कठिन स्थिति में गुजरे। 10 साल मान लो आप, 2011 से 2020 तक की जर्नी मेरी बहुत खतरनाक तरीके से खराब थी। और हर किसी के जीवन में दुख आता है, जरूरी नहीं है कि वो मेरे ही जीवन में आया है। ये चीज को मैं मानती हूँ क्योंकि मैंने जिस जिस इंसान से कभी भी किसी भी बेस में मैं उसको मिली हूँ, चाहे वो एक रिश्तेदार के रूप में, चाहे एक जान पहचान वाले के रूप में, कैसे भी, तो उसकी एक अपनी एक कहानी होती है, एक अपना एक दर्द होता है, चाहे वो कैसे भी दुखी हो। सबका होता है, आपका भी होगा। कोई तो दर्द होगा जो मतलब आप अपने अंदर लेके बैठे हुए हैं। उसी तरीके से मैं बताऊं, मैंने 2023 में सोशल मीडिया स्टार्ट कर दी। सोशल मीडिया स्टार्ट की तो मैंने एक नॉर्मल ऐसे ऐसे तरीके से सोशल मीडिया चलाना स्टार्ट किया था, एक मजाक के रूप में, सही बताऊं, क्योंकि मेरा टाइम पास नहीं होता था। और एक एक्चुअल बात और बताऊं कि मैंने की थी लव मैरिज। ठीक है, तो लव मैरिज करने की वजह से ना ससुराल पक्ष में हम किसी से बात करते हैं, ना पियर पक्ष में हम किसी से बात करते हैं। ठीक है, तो फिर रहा कौन हमसे बात करने वाला? पराये लोगों से अगर आप बात करोगे तो वो आपका फायदा उठाएंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं बस सोशल मीडिया चलाना स्टार्ट करूं, जिससे, हालांकि मैं पहले फेसबुक चलाती थी लेकिन मैं उसको लॉक करके रखती थी। मैंने पब्लिकली 2023 से स्टार्ट किया, सितंबर। चलो चाय पीते पीते बात करते हैं। चलिए स्टार्ट कर दिया। अब लोगों के वहीं से मिर्ची लगना स्टार्ट हो गई कि ये तो वीडियो बनाने लग गई। सबसे पहला काम किया, कुछ ससुराल ससुराल की तरफ के लोगों ने, घर के लोगों ने नहीं, पराये लोगों ने, जो बाहर के लोग थे, कि तेरी लुगाई तो यार वीडियो बनाने लग गई, तेरे डटेगी जड़ को डटे, तेरे तो एक पहली बात तो वह लव मैरिज कर रही है ना, और डटेगी को डटे। चलो कोई बात को नहीं, बस बैंड साहब आता और मैंने मना कर देता, तू मत बनाया कर यार, लोग मैंने परेशान करी थी। मैं फिर रुक जाती, चलो कोई बात को नहीं। 2-4-5 दिन रुकी, फिर मैं कहती मैं बना लू वीडियो। फिर इन्हों कहता दुनिया का भाड़ बजाबा, दुनिया ने तू तेरी खुशी का हिसाब सूझी। चलो ठीक है, मैं बना बला दू। मैं बताऊं आपको एक हल्की सी, एक छोटी सी मेरी लाइफ की, बहुत छोटी भी नहीं कह सकते, मेरी जिंदगी की सबसे उथल पुथल करने वाली कहानी 2011 में स्टार्ट हुई। मेरी शादी हुई 2011 में। 2011 में शादी हुई, जहां मेरी पहली शादी थी। और जीवन 1-2 महीने थोड़ा अच्छा सा चला। मुझे भी लगा कि वास्तव में शादी का सुख ऐसा ही होता है, लेकिन वहां कुछ अलग ही मिला मुझे कि एक हस्बैंड वाइफ होते कैसे हैं। नहीं, वहां पे ऐसा था कि सुबह उठो, अपना काम करो और शाम को सो जाओ, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। और फिर शाम को टाइम हस्बैंड शराब पी के आएगा और 2 गाड़ी निकालेगा। वहां की, जिस गांव में मेरी शादी हुई थी, उस गांव का पूरा कल्चर ही ऐसा ही है। अभी भी अगर वहां कोई जाके देखेगा तो वहां का कल्चर ऐसा ही। 1 या 2 आदमी को मैं कह नहीं सकती कि बाकी वहां की 80% जो गांव की जो जनसंख्या है वो इसी चीज से पीड़ित है, 80%। अब आप सोच सकते हो कि 100% में से 20% ऐसे लोग हैं जो ठीक है, जो भी मैं प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं कह सकती, वो भी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं है। तो मैंने बहुत कोशिश की, मैंने वहां पे एडजस्ट होने की बहुत कोशिश की। और देखिए, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। सन 2013 में मेरी गुड़िया का जन्म हुआ। बेटी जब मेरी लाइफ में आई तो मेरी और भी दुनिया उलट पुलट हो गई, क्योंकि बेटी जब मेरी जिंदगी में आई, सेम उसी टाइम मेरे जो, जहां मेरी शादी हुई थी वहां पे उस कुत्ते का व्यवहार बदलना स्टार्ट हो गया। और ऐसा बदला कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, मारना पीटना, दारू पीना, और यहाँ तक कि मतलब शराब पी के दूसरे के घर पे घुस के और फिर उनसे भी पिट के आना। कहीं नाली में गिर गया, कभी खां गिर गया, कभी खां गिर गया। ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे मजबूर किया और उस कुत्ते ने भी मजबूर किया। चलो ठीक है, मैंने वहां पे उसको समझाने की बहुत कोशिश की। मैं रोज पैर पकड़ती थी कि थोड़ा सा सुधार कर, इज्जत तेरी भी जा रही है, इज्जत मेरी भी जा रही है, कतई कोई सुधार नहीं आया।
उसमें एक अहम रोल था उसकी माँ का, कि वो आए दिन ये कहती थी कि तेरी जिसे तो 360 ले आएंगे हम। ठीक है, ले आओ भाई। अब 360 छोड़े उनको एक भी को मिल रही। और भगवान करे कोई अपनी बेटी को दीजो भी मत हो, नहीं अगर कोई ने दे दी ने तो वाकई तो जिंदगी बेड़ा गर्क है, और दो ढूंढ के ही बेड़ा गर्क है। वहां तो वो पूरा गांव में ही अगर एक दो छोरा ने छोड़ा अगर कोई चीज, उनको छोरा भी नहीं कह सकती मैं तो, एक दो लोग हैं जो थोड़े ठीक है, नहीं बाकी बिल्कुल ही 10-15 घरों की ढाणी है वो छोटी सी। उसमें कोई भूल के अपनी बच्ची की शादी मत करना, बस क्लियर ये है। तो चलो कोई बात नहीं, हुआ जैसे तैसे निकलता रहा। लाइफ थोड़ी सी और दुविधा में आ गई, क्योंकि कमाई तो थी नहीं और खर्चे तो थे। बेटी बीमार होती थी तो बेटी के इलाज में भी पैसा लगता था। दूसरी बात है कि सब्जी अगर 20 रुपए की लिया होगा तो 20 रुपए की सब्जी तो कम से कम कमा ले रहा हो, वह भी कर्जो ही कर ले रहा होगा, तो कर्जो तो हो ही गो भाई। एडजस्ट करते करते काफी समय हो गया। धीरे धीरे मैंने मजदूरी करना स्टार्ट किया। मजदूरी भी की मैंने लाडो जब हुई थी उससे पहले भी मैंने मजदूरी की, उसके बाद में मैंने मजदूरी की। जैसे तैसे मैंने 12वीं क्लास तो पास कर ली। फिर आने वाले समय में ऐसे हुआ कि चलो मजदूरी कर करके मैंने, मुझे एडजस्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगा, मैं मजदूरी भी करना सीख गई, बेलदारी करना सीख गई। वहां पे पंडितों का मकान का काम चल रहा था और उसमें कंटिन्यू मैंने कई महीनों तक बेलदारी की। मैं कह सकती हूँ कि 5-6 महीने तो मेरे ऐसे थे कि मैंने कंटिन्यू बेलदारी की, 2-4-5 दिन को छोड़ के। मैंने काफी पैसा कमाया। उस समय वो पैसा बहुत काफी था, क्योंकि 280 या 275 रुपए बेलदारी का पैसा मिलता था उस टाइम, सारे दिन पर मजदूरी करके। एक दिन में बेलदारी करके दोपहर का सा समय था और मेरा बेटा शायद मेरे पेट में था, और मैं जो पेड़ा रहता है ऊपर मिस्त्री बैठे रहते हैं पेड़े के ऊपर, वो मसाले से अपना काम कर रहे थे और उसकी छाया थी तो मैं उसमें बैठ गई क्योंकि मेरा जी घबरा रहा था। जब बैठी तो उसके ऊपर से मेरे सिर पे एक ईंट का टुकड़ा, खूब आधा पौना जो भी बोली थी उस टाइम उसको पौने बोलता था, मतलब एक ईंट का चौथा हिस्सा मेरे ऊपर आके गिरा तो मेरी खोपड़ी फूट गई। अब खोपड़ी फूटी तो भाई साहब पीली लुगड़ी ओढ़ रखी मैंने, वो टपक 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 मेरे कान खड़ा और मेरे खून आ गया। मैंने सोची हल्की सी लगी चे, लेकिन वो पैनी तरफ से गिरी ना जब माथा पे, यहाँ से एक पड़ी तो फूट गो खोपड़ी। अब खोपड़ी फूटी तो नरोई फूट गो, पर मैंने फिर भी बेलदारी बंद को करी। मैंने कभी घर वालों से आके यूं नहीं कहा कि तुम मेरी हेल्प करो या तुम मुझे पैसे दो, या मैंने कभी किसी की कोई हेल्प नहीं ली, इसको मैं मानती हूँ। हाँ, मेरे घर वालों का एक बहुत अच्छा रोल था कि मेरी बच्ची को मेरे घर वाले रख रहे थे। उसकी बीमारी में जितना भी पैसा लग रहा था वो मैं लगा रही थी। जैसे भी मेरे पास भैंस थी, भैंस का दूध बेच के, गाय थी मेरे पास में, गाय का दूध बेच के, बेलदारी करके, मजदूरी करके, XYZ जैसे भी मैं, मतलब मेरी बच्ची की बीमारी में मैं पैसा लगा रही थी, चाहे खर्चा भी करके। मैंने वहां पे माइक्रो फाइनेंस कंपनी, छोटी छोटी ग्रुप बना के जो कंपनियां होती है वहां से भी लोन लिया। लोन लेती थी उस दिन तो साहब वो चिपक जाता था कि ये है वो है फलाना दे दे, थोड़ा बहुत ले ला के और पैसा खर्च किया, फिर किस्त देने के टाइम पे गायब। फिर एक्चुअली ऐसा हुआ कि कुछ समय बाद में लग जाती है मेरी जॉब। जॉब मेरी कोई सरकारी नहीं थी, प्राइवेट नौकरी थी। बहुत सारे भाइयों का कमेंट आता है कि आपकी नौकरी किसमें थी अब है ना, सही बताऊं कि मेरी नौकरी एक प्राइवेट कंपनी थी जिसको लिमिटेड बोल सकते हैं, और एक NGO टाइप की थी, और माइक्रो फाइनेंस भी उसके साथ में इंक्लूड था। और उस समय जिस समय मैंने इंटरव्यू दिया उस समय माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जरिए ही हमने इंटरव्यू दिया, और सही बताऊं तो उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया। उस टाइम मेरा बेटा शायद 2-3 महीने का था, और सिलेक्शन होने के भी 3 महीने बाद में ज्वाइनिंग मिली। बहुत तगड़ी एक वो थी कि मैं नौकरी करूंगी। मेरे पास में उस टाइम शायद सैलरी 7,000 रुपये, शायद हाँ 7,600 रुपये सैलरी थी। उसमें 2,000 रुपये पेट्रोल का मिलता था, और शायद 300 कुछ रुपये उसमें मोबाइल का रिचार्ज का मिलता था। मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी चीज थी। मैं बेलदारी से बढ़िया तो नौकरी है, मतलब कम से कम माथे पे पराती तो नहीं रखनी पड़ेगी, फावड़ी तो नहीं जलानी पड़ेगी, मसाला तो नहीं भरना पड़ेगा। चलो मेरी नौकरी लगी। नौकरी में भी मैंने थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि वहां पे मुझे बाइक चलाना नहीं आता था। बाइक तो मेरे पापा ने दे रखी थी, मेरी लाडो की कुएं पूजन पे दी थी, तो वो थी मेरे पास में, लेकिन मुझे चलाना नहीं है। उस आरामी को मैं बोलती रोज कि मुझे वहां से वहां तक छोड़िया, वहां से वहां तक छोड़िया।
मुझे पता नहीं था कि मात्र 3 किलोमीटर गाड़ी चलती है और ये 100 रुपए का तेल खा जाती है। आज 50 किलोमीटर गाड़ी चलती है, जब 100 रुपए का तेल खत्म होता है। वहां पे मुझसे 100 रुपए लिए जाते थे पर डे के, वहां से वहां तक। ये हम पेट्रोल भी तो मैं खासू डलाऊंगो ले 100 रुपया था। बड़ी समस्या हुई। ऐसा होता था कि मेरा एटीएम कार्ड, मुझे उस टाइम एटीएम यूज करना भी नहीं आता था। मैं सही बताऊं, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते कि उस समय तू बहुत सिंपल सी और बहुत सादी सी और बहुत भोली सी लड़की थी। बिल्कुल थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। उस समय मैं सही बताऊं ना तो मैं जूझती थी कि इस परिस्थिति से मैं कैसे लड़ूंगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई कोई चीज ऐसी होती है इंसान को कि वो ठोकर लगने से सीखता है, किसी के समझाने से नहीं सीखता। उसी तरीके से सीढ़ी दर सीढ़ी मुझे ठोकर लगती रही। एक ठोकर लगी, मैं 2 कदम पीछे गिरी, फिर उसके बाद में मैं 5 कदम आगे बढ़ी। हर किसी की लाइफ में समस्या आती है, समस्या बहुत सारी आई थी। नौकरी लगी, समस्या ये हो गई अब मेरे बेटे को कौन रखेगा। वहां पे एक मेरे लिए एक वरदान और एक ये भी था कि उस जगह पे जो मेरी मौसी सास लगती थी, आज मैं किसी का एहसान आज भी नहीं भूली हूं मैं, और ना भूलूंगी जिंदगी में। उस ऐसे बुरे वक्त में एक मेरा कोई सहारा था वहां पे, तो वो थी मेरी मौसी सास, जो बहुत ही एक अच्छी महिला थी मेरे लिए। मेरे लिए भी मत मानो आप, मेरे बच्चे के लिए तो वो माँ थी एक तरीके। मेरे बेटा उसको मम्मी ही बोलता था, और उससे भी अच्छी उनकी 4 बेटियां। उन्होंने मेरे बेटे को इतने अच्छे से रखा, इतने अच्छे से रखा। आज भी उनके लिए मेरे दिल से दुआ ही निकलती है, बद्दुआ कभी नहीं निकलती। उन्होंने 2 मेरे चाचा ससुर और थे वहां लगते थे, जो जो उनकी भी छोटी छोटी बच्चियां थी। तो मेरे बच्चे को मतलब कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसके पास छोड़ू। वहां जब तक मैं नौकरी करती थी तब तक वहां रही मैं, साल भर मैंने शायद नौकरी लगने के बाद में मैं रही। तो उन्होंने मेरे बच्चे को कभी भी एक माँ की कमी नहीं फील होने दी। मैं सुबह शाम संभालती थी बच्चे को। दिन में बच्चा दूध पी रहा है या क्या कर रहा है, निलाना धुलाना सब कुछ, यहाँ तक कि कपड़े भी वो धो देती थी। आज मैं उनका एहसान मानती हूँ। उन्होंने मेरे बच्चे को बहुत अच्छे से देखा और बहुत प्यार किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सारी दुनिया एक तरफ, और पति का अगर मान और सम्मान और प्यार नहीं मिले, तो जिस जगह पे आप जिसको, जो आपको 7 फेरे खा के ये कह के लेके गया था कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, और वो रक्षा करने वाला भक्षक बन जाए, तो फिर आप किस स्थिति में रहोगे। जिस समय मैं वहां से निकली थी तो मेरे करीबन 1.5 या 2 लाख रुपए तो कर्जा हो गया था। क्यों हो गया था? मैं थोड़ी करती थी कर्जा, कर्जा तो वो करता था। आए दिन कहीं ना कहीं क्या कर दिया, क्या कर दिया, और मुझे किसी किसी से ले लेके इधर उधर देना पड़ता था। बड़ी विकट समस्या थी। मेरा फिर वहां से ट्रांसफर हो गया, सब 2 साल मेरा ट्रांसफर हुआ। तो फिर भी मैंने उसको कम से कम काफी समय बाद में मैंने उसको रखा, और उसके टीबी भी हो गई दारू पी पी के, तो उसका भी इलाज करवाया, लेकिन उसमें सुधार नहीं आया। फिर मैंने अपने ही हिसाब से मैंने एक डिवोर्स केस फाइल कर दिया, क्योंकि 2017 निकल गई, 16 निकल गई, 17 निकल गई, 18 भी निकलने वाली थी, पार नहीं पड़ी। अब सुधार नहीं आएगा, क्योंकि वो इसी दौरान कम से कम 20 बार, जहां मैं 2 साल रहती थी वहां जाके मुझे पीट के आ गया। सड़क पे चलते हुए बंदूक दता देता था मेरे। कभी वहां के आसपास के क्षेत्र के कोई गुजरों के लड़के थे 2-3, तो उनको लेके बंदूक ले लेके मेरी कणपट्टी पे ताड़ने के लिए आ जाता था। आए दिन का काम था ये, हर 10 दिन में 15 दिन में जब भी उसके पास में कहीं से किराए का पैसा आता था तभी भग लेता था वो। और ऐसा था, चलो कोई बात नहीं, वो भी हुआ। मैंने डिवोर्स केस फाइल कर दिया। मैंने उस बंदे से 1 भी रुपया नहीं लिया, 1 भी पाई भी नहीं लिया। मेरे दोनों बच्चे मुझे चाहिए थे, मैंने सीने से लगाए, क्योंकि मैं बच्चों को कहीं भी नहीं छोड़ सकती थी। और उस समय जब मेरा डिवोर्स हो रहा था तो मेरा कहीं भी कोई शादी करने का प्लान नहीं था, कहीं भी। मेरा बस ये था कि मैं अकेले जिंदगी जीऊंगी, मैं अकेले अपने हिसाब से खुश रहूंगी। इसी बीच क्या होता है कि कोविड आता है, और कोविड में मेरे पापा जी को कोरोना हो जाता है, और कोरोना में मेरे पापा जी एक्सपायर हो जाते हैं। पापा जी भी दुनिया छोड़ गए। इधर घर वाले अपना अपना गुजारा कर रहे हैं सब,
सबसे बड़ी समस्या हो गई कि मेरे बच्चों को मैं कहाँ छोड़ूं। जब तक पापा थे, सही बता रही हूँ, आज उन चीजों को याद करके आंसू भी आते हैं आंखों में, चमक आ जाती है ऑटोमेटिक। ऐसे मेरी आंखों में आंसू नहीं आते, लेकिन वो पल जब पापा जी छोड़ के गए तो मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई। साल भर तो मैंने मेरी फैमिली को संभाला बहुत अच्छे से, लेकिन वो कहते हैं ना कि माँ बाप हैं तब तक पियर है, फिर वो भी आपका साथ देना बंद कर देगी। धीरे धीरे समस्या ये आने लगी कि उनका भी ये शिकायत करने, तेरे बच्चे है ना, जो मेरे बच्चों मतलब मम्मी की शिकायत थी ये कि इनको पढ़ने नहीं देते, सारा दिन भर दंगा करते हैं, आवाज करते हैं। अब मैं नौकरी करूं तो कोई तो होना मेरे बच्चों को रखने वाला। अगर मैं उस हस्बैंड को बोलूं कि तू आ तू रख, उस समय तो पूरा क्लियर नहीं हुआ था, डिवोर्स बाद में होगा। उस समय मैं कहूं कि तू भी आके रख बच्चों को, तो वो तो पता नहीं कब ड्रिंक करके बच्चों को मार दे। सॉरी, हाँ थोड़ी तबीयत खराब है। तो मेरे सामने बहुत बड़ी विकट समस्या आ गई कि मैं बच्चों को कहाँ छोड़ूं। मैं बच्चों को फील्ड में भी लेके नहीं जा सकती क्योंकि मेरा काम था फील्ड का।